दोस्तों नमस्कार। आज वो समय आ चुका है कि अब जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बन चुका है और केंद्र शासित के रूप में भारत में स्थापित किया जा चुका है। और आने वाले समय में यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं जो कि पहली बार हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद। दोस्तों आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। समय के साथ साथ क्या क्या देखने को मिला और क्यों इस पर इतना विवाद रहा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। बात है 1947 की, जब भारत आज़ाद होता है और पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बनाया जाता है जो कि मुसलमानों के लिए था। उस समय भारत में बहुत सारी बड़ी और छोटी रियासतें थीं। रियासत यानी जिसमें कोई राजा द्वारा उस जगह का संचालन करना या राजशाही भी कह सकते हैं। लगभग सभी रियासतें भारत में मिल गई थी, पर 3 रियासतें आने को राजी नहीं थी। इनमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ इस समय गुजरात के सौराष्ट्र का हिस्सा है और हैदराबाद आप जानते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हिस्सा है। खैर इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब वापस आते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, जो कि हिंदू राजा थे, लेकिन वहाँ की आबादी लगभग 70% मुस्लिम थी। ये राजा फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि भारत में आते तो लोकतंत्र की वजह से इनकी राजशाही जाती और पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट होने के कारण इनको लगता था कि वहाँ ठीक से चला नहीं पाएंगे, उनको दिक्कत होगी। उनको यही था कि मैं इन दोनों से अलग ही रहूं। दोनों तरफ से इनको अपने में मिलाने की कोशिश जारी थी। पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर के बिना हमारा देश अधूरा है, जो कि वो आज तक भी कहते हैं। ये सब चल ही रहा था, इतने में आ जाता है अक्टूबर का महीना। पाकिस्तान एक गहरी साजिश रचने जा रहा था। वहाँ काफ़ी लोगों की एक फ़ौज तैयार की जाती है जिसका नाम रखा जाता है आज़ाद कश्मीर सेना। इनकी संख्या होती है लगभग 10,000 के करीब। ये पाकिस्तान के वज़ीराबाद से निकलते हैं 20 अक्टूबर 1947 को। इनको सब कुछ मुहैया कराया जाता है, गाड़ियाँ, ट्रक, हथियार। और ये खबर पहुंचती है राजा हरि सिंह के पास। राजा को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था कि वो किसी भी हालात में इनको रोक लेंगे। राजा की सेना के अध्यक्ष थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। इनको डाउट था कि इनकी सेना में लगभग 60% मुस्लिम लोग हैं, तो जब आज़ाद कश्मीर सेना मुस्लिमों के हक़ की बात करेंगी तो कहीं इनकी सेना उस तरफ ना हो जाए। ये बात राजेंद्र सिंह ने राजा को बताई, पर राजा को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। खैर राजा की बात वो कैसे टालते। इतने में आज़ाद कश्मीर सेना उरी में पहुंच जाती है, जो कि श्रीनगर से महज 100 किलोमीटर दूर रह गया था। सबसे पहले राजा को श्रीनगर से जम्मू भेजा गया। उधर से आज़ाद कश्मीर सेना श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच राजेंद्र सिंह का डर सही साबित हुआ। उनकी सेना के काफ़ी लोग दूसरी तरफ चले गए, जिससे राजा की सेना और कमज़ोर होती गई। उरी में एकमात्र पुल था जो श्रीनगर आता था, उसे ध्वस्त किया गया ताकि आज़ाद कश्मीर सेना किसी तरह वहीं थमी रहे। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें आगे आने में लगभग 2 दिन का समय लग गया और इसी संघर्ष में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जान चली गई। इधर जम्मू में राजा को सारी खबर मिल रही थी। समय आ जाता है 23 अक्टूबर 1947 का। आज़ाद कश्मीर सेना पहुंचती है बारामूला और इस दिन वो हुआ जिसे बारामूला के लोग आज भी याद करके सहज उठते हैं। इन लोगों ने यहाँ पहुँचते ही इतना कहर मचाया कि राजा ने दिल्ली फ़ोन मिलाया और मदद मांगी कि कश्मीर को बचा लो। इन लोगों ने चुन चुन कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लड़कियों से रेप किया और नरसंहार मचा दिया। कहते हैं कि ये लोग जब यहाँ से निकले तब बारामूला की जनसंख्या 1/3 रह गई थी। इधर दिल्ली में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल मदद के लिए तैयार थे
उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे अभी ब्रिटिश ही थे, जिनका नाम था माउंटबेटन, और भारत की सेना के प्रमुख भी ब्रिटिश ही थे। माउंटबेटन का कहना था कि अभी जब कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है तो हम उनको मदद क्यों भेजें। 26 अक्टूबर की शाम होते होते आज़ाद कश्मीर सेना श्रीनगर को पूरी तरह से घेर लेती है। सोच के देखिए श्रीनगर के लोगों का खौफ, जिनको पता है कि ये हमें छोड़ेंगे ही नहीं, और बारामूला में कितना कहर मचा के आए हैं ये सभी जानते हैं। राजा हरि सिंह के पास भारत में मिलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो उसी वक्त 26 अक्टूबर की शाम को राजा ने विलय पत्र पर साइन किए। ये एक तरह से कंडीशनल विलय पत्र था, जिसमें डिफेंस, विदेशी मामले और संचार भारत के हाथ में था, बाकी चीज़ें नहीं। विलय पत्र पर साइन करने के बाद जब रात को राजा सोने जाता है तो अपने एडीसी को कहता है कि ये बंदूक अपने पास रखो, अगर सुबह तक भारतीय सेना के जहाज श्रीनगर नहीं पहुंचते तो मुझे उठाना मत, गोली मार देना। खैर विलय पत्र वीपी मेनन द्वारा दिल्ली लाया गया। अब माउंटबेटन विचार कर रहे हैं, क्योंकि माउंटबेटन के साइन के बिना विलय माना ही नहीं जाएगा। सरदार पटेल और नेहरू जी के मनाने के बाद 27 अक्टूबर को यानी 26 अक्टूबर की रात को 12 बजे के बाद माउंटबेटन साइन करते हैं और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होता है। इसमें एक किरदार और हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर से उभरा एक नेता था, जो कि राजशाही के विरोध में था और लोकतंत्र के हक में था। शेख अब्दुल्ला जो आज के फारूक अब्दुल्ला के पिता और उमर अब्दुल्ला के ग्रैंडफादर हैं, जिनकी पार्टी आज भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी सक्रिय है। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के भी करीब, इनके समर्थकों ने उस दौर में भारतीय सेना की मदद भी की। खैर विलय होते ही 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना के जहाज श्रीनगर में पहुंचने लगते हैं। शेख अब्दुल्ला ने आर्मी के साथ मिलकर श्रीनगर को धीरे धीरे खाली कराया और कश्मीर आज़ाद सेना से युद्ध शुरू हो गया। उधर जिन्ना को कश्मीर के विलय की खबर मिली, जिससे वो आग बबूला हो गया और उसने कहा कि हम इस विलय को नहीं मानते। उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि भारत से युद्ध करो, लेकिन पाकिस्तान की सेना के कमांडर भी ब्रिटिश थे। उनका कहना था कि भारत का कमांडर भी ब्रिटिश है, तो एक तरह से ये युद्ध ब्रिटिश और ब्रिटिश के बीच में ही हो जाएगा। लाख कोशिश करने के बाद भी जिन्ना युद्ध नहीं करवा पाए। इसके बाद जिन्ना ने बातचीत के लिए माउंटबेटन और नेहरू जी को लाहौर बुलाया। सरदार पटेल ने नेहरू को जाने से साफ मना कर दिया। खैर माउंटबेटन अकेले ही लाहौर पहुंचे। जिन्ना ने कहा हम इस विलय को नहीं मानते। माउंटबेटन ने कहा आपके मानने न मानने से क्या होगा, ये सब लिखित में हो चुका है। जिन्ना ने जनता के सुझाव से विलय करवाने की मांग की। इस पर माउंटबेटन ने भी कहा कि एक बार स्थिति कंट्रोल में होगी तो जरूर इस पर बात होगी। उधर नेहरू ने भी अपने संदेश में कहा कि वे भी जनता के सुझाव से ही फैसला करेंगे। ये मुद्दा यूएन तक पहुंचा। नेहरू जी अपने बचाव और इंसाफ के लिए यूएन गए, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत का साथ नहीं दिया। आखिर में यूएन के रेजोल्यूशन में कहा गया कि अब संघर्ष समाप्त किया जाए और युद्ध विराम किया जाए। जो देश जहां तक पहुंचा है वहीं बॉर्डर मान लिया जाएगा। आखिरकार 1.25 साल के संघर्ष के बाद 31 दिसंबर 1948 को संघर्ष समाप्त हुआ। उस समय 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में था, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और हिंदुस्तान POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। अब बारी आती है अनुच्छेद 370 की। क्यों यह कश्मीर में लगाना पड़ा? अब समय आ चुका था 1949 का। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान काम करना शुरू कर देता है। शेख अब्दुल्ला को एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रधान बनाया जाता है और धीरे धीरे सारे प्रशासन का प्रमुख शेख अब्दुल्ला को बनाया गया और राजा हरि सिंह का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। संविधान में जम्मू कश्मीर का मुद्दा रखा गया
वहाँ के हालात को देखते हुए सारे नेताओं को एकत्रित किया गया और इसमें कहा गया कि आपस में सबकी सहमति से ही जो फैसला होगा वही माना जाएगा। सबको ये बात स्वीकार थी। इसमें कश्मीर पर धारा 370 लगा दी। मोटा मोटा ऐसे समझिए, बाकी देश के अलावा जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, अलग झंडा, जिसमें केवल डिफेंस, विदेशी मामले और संचार में भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और इसके अलावा कुछ करना है तो राष्ट्रपति के आदेश की ज़रूरत पड़ेगी। शेख अब्दुल्ला एक तरह से जम्मू कश्मीर के पीएम की तरह काम करने लगे। राजा हरि सिंह के सुपुत्र करण सिंह को सदर रियासत बनाया गया। सत्ता हाथ में आने के बाद शेख अब्दुल्ला के सुर बदलने लगे। वो कभी पाकिस्तान की तरफ तो कभी भारत की तरफ होने लगे। इसके चलते सदर रियासत करण सिंह ने उनको बर्खास्त कर दिया, भारत के खिलाफ साजिश करने के तहत। 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि करण सिंह के पिता वहाँ के राजा थे, तो इतना अधिकार करण सिंह के पास था। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर से दूर साउथ में भेज दिया गया। 1953 से 1975 तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही। जम्मू कश्मीर का संविधान 1952 में दिल्ली समझौते के हिसाब से चल रहा था। हालांकि भारत सरकार बीच बीच में संशोधन करती रहती थी और भारत के संविधान की कुछ चीज़ें जोड़ती रहती थी। अब नेहरू जी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर और भारत में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। इसी बीच 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है, जिसमें भारत की करारी हार होती है। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको ठेस पहुंची और कहते हैं कि इसी वजह से 1964 में दिल का दौरा पड़ने से नेहरू जी की मौत हो जाती है। नेहरू जी की मौत के बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उसी समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 1965 का युद्ध भारत ने जीत भी लिया। 1966 में शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। 1966 में इंदिरा गांधी नेहरू जी की सुपुत्री भारत की प्रधानमंत्री बनाई जाती हैं। इंदिरा गांधी थोड़ी गर्म स्वभाव की थी। फिर 71 में फिर युद्ध होता है पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। 1971 में बांग्लादेश बनता है। फिर 75 में शेख अब्दुल्ला के साथ वार्तालाप होती है। इसमें तय हुआ कि सदर रियासत ही अब राज्यपाल होंगे और वज़ीर आज़म के स्थान पर मुख्यमंत्री होंगे। इन सभी बातों की सहमति बनने के बाद 1975 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 7 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हो जाती है। तुरंत उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 84 में इंदिरा गांधी की भी मौत हो जाती है और उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राजीव गांधी को राजनीति का इतना अनुभव नहीं था। इसी दौर में कश्मीर में उग्रवाद पैदा हो गया, जिसको पकड़ना सरकार के लिए एक चैलेंज था और भारत सरकार चाहती थी कि किसी भी तरह भारत विरोधी पार्टी की सरकार ना बने और अब फारूक अब्दुल्ला ही सीएम बने। और फारूक अब्दुल्ला सीएम बने भी। 2002 तक फारूक अब्दुल्ला सीएम रहे। इस बीच में 90 से 96 तक प्रेसिडेंट रूल भी रहा। इसमें भारत सरकार के हाथ में ही सिचुएशन रहती है। खैर 2002 में पीडीपी की गवर्नमेंट आती है। आपने महबूबा मुफ्ती का नाम ज़रूर सुना होगा। महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के सीएम बने, जो कि माना जाता है कि भारत सरकार से इनकी नहीं बनती थी। खैर इसके बीच में 2008 में फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी सीएम बनते हैं। इन सब के बीच घाटी में उग्रवाद और आतंकवाद भी चलता रहता है। असली कहानी शुरू होती है 2014 में। बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है सेंटर में। उसी साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन होने थे और सरप्राइजिंगली बीजेपी को पहली बार सबसे ज़्यादा 25 सीट मिलती हैं और पहली बार पीडीपी के साथ गठबंधन करके बीजेपी सत्ता में आती है।
2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी का ये एजेंडा था कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे। इस पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का मजाक उड़ाती थी और कहती थी ये संभव ही नहीं है, ये केवल इलेक्शंस के लिए ही करते हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने समर्थन वापस ले लेती है और सरकार गिर जाती है। इसके बाद वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कि बीजेपी से ही थे, रिपोर्ट भेजते हैं कि यहाँ सरकार बनाना फ़िलहाल के लिए संभव नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से ही भारत सरकार को आइडिया आया होगा और इसी कारण से बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाने की कोशिश ही नहीं की और आर्टिकल 370 हटाने का काम तभी से शुरू कर दिया। 20 जून 2018 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है दोस्तों। 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार 6 महीने का आपातकाल लगना था और वो लगा। 6 महीने बाद भी सरकार नहीं बनी, क्योंकि जो पार्टी सरकार बना सकती थी वो सरकार बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था। 19 दिसंबर 2018 की तारीख आती है। आपातकाल के 6 महीने से एक दिन पहले सत्यपाल मलिक की रिपोर्ट आती है कि किसी की सरकार नहीं बन रही, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर के संविधान में है। 370 हटाने के लिए विधानसभा की मर्जी ज़रूरी थी, लेकिन किसी की सरकार नहीं थी तो वो काम संसद भवन में उनके मेंबर कर सकते थे। बहुत ही सोच समझकर सरकार ने सारी तैयारी कर रखी थी। जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता जो माहौल ख़राब कर सकते थे, उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद किया गया। ये सब 4-5 अगस्त के दरमियान में हुआ। आर्मी की संख्या दुगनी से तिगनी की गई, इंटरनेट बंद किया गया। मतलब सरकार ने आराम से इतनी तैयारी कर ली, कोई जल्दबाजी नहीं मचाई। अमरनाथ की यात्रा पहली बार रोकी गई। पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। तारीख आती है 5 अगस्त। गृह मंत्री अमित शाह जी का वो ऐतिहासिक भाषण जिसमें वो आर्टिकल 370 हटाने की बात कहते हैं। संसद भवन ने रेकमेंड किया था। संसद भवन का बहुमत बीजेपी के पास मौजूद था, क्योंकि सरकार सेंटर में बीजेपी की थी। संसद भवन में बिल पास करवाया और राज्यसभा में भी कड़े विरोध के बाद ये बिल पास हुआ और जल्द ही बाकी कार्रवाई जो पहले से प्लान्ड थी वो पूरी कर ली गई और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 हिस्सों में बांटा गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। इस तरह भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जैसे कि दूसरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़, इनमें केवल लोकसभा की 1 सीट होती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखी गई है, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी में भी है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार भारत सरकार ने ये रोड मैप बनाया और इसे पारित किया, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। तो ये थी दोस्तों जम्मू कश्मीर की कहानी। बहुत सारी रिसर्च के बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को।